हे गाइस, माय नेम इज़ जलेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक ब्रो में। वीडियो सीरीज़ है उसमें गति की पार्ट है 8वां और आज का टॉपिक है कार्नो इंजन। तो आज हम कार्नो इंजन क्या है और इसके टाइप्स वो भाग क्या है, पार्ट्स क्या है और इसके प्रोसेस को समझेंगे। इसकी दक्षता को हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो जो भी भाई इस चैनल में नए हैं उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कार्नो इंजन। तो बेसिकली हम जान लेते हैं कार्नो इंजन होता क्या है। तो एक वैज्ञानिक सारदी कार्नो ने इंजन की दक्षता को या इंजन के अध्ययन करने के लिए एक काल्पनिक इंजन की कल्पना की, आदर्श इंजन की कल्पना की जो घर्षण रहित हो तथा जिससे ऊष्मा का क्षय ना हो, ऊष्मा या ऊर्जा का क्षय ना हो। तो ये हमारे अध्ययन में आसानी होता है। ये चूँकि इसका वास्तविक महत्व कुछ नहीं है, ये हमारे अध्ययन के लिए इसकी कल्पना की गई थी। इसे हम कार्नो इंजन कहते हैं। तो इसमें 4 पार्ट होते हैं। इसके 4 पार्ट होते हैं। अगर पहला पार्ट ऊष्मा स्रोत। सेकंड पार्ट है इसका सिंक, ऊष्मा स्रोत जिसका ताप हाई होता है T1, सिंक जिसका ताप T2 निम्न ताप होता है। तथा इसमें तीसरा पार्ट है इसका कुचालक दीवार या दीवार। और चौथा है इसका कुचालक पिस्टन, बेलन, सिलेंडर व पिस्टन। तो इसमें इस प्रकार से ये रहता है। इसमें पिस्टन इस प्रकार से रहता है। ये पिस्टन ऊष्मारोधी होता है यानी कुचालक होता है ऊष्मा का। सिलेंडर भी कुचालक होता है लेकिन नीचे का जो हिस्सा होता है ये चालक होता है। इसमें पिस्टन आगे पीछे हो सकता है तथा इसके ऊष्मा स्रोत इसे हम ले सकते हैं। इसे ऊष्मा स्रोत, ये ऊष्मा स्रोत हो गया हमारा एक कुचालक पदार्थ, जिसे हम इसे ले सकते हैं कुचालक या ऊष्मारोधी। तथा सिंक, ये हमारा सिंक। तब ये जो चालक है इसे हम बिना कार्य किए इसमें स्वतंत्र पूर्वक ले जा सकते हैं। तथा ये अपने आप या स्वचालित पिस्टन है, यंत्र है जो कंप्रेस व जिसका संपीड़न व प्रसार होता रहता है चक्रीय प्रक्रिया के थ्रू। तो अब हम इसके चक्रीय प्रक्रिया को तो जानते हैं। तो इसका पहला चक्रीय प्रक्रिया होता है अगर हम इसे ग्राफ में देखें तो ग्राफ में ये इस प्रकार से होगा। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी। तो ये हमारा समतापी प्रसार होता है। ये हमारा आयतन और ये हमारा प्रेशर। तो पी वी ग्राफ इस प्रकार बनता है इसका एक चक्र का। तो सबसे पहला हमारा प्रोसेस होता है ए से बी तक। इसमें समतापी प्रसार होता है यानी कि इसका विस्तार धीरे धीरे किया जाता है जिससे गैस कार्य करती है जो आदर्श गैस है। तथा इसका ताप नियत बनाए रखने के लिए इसमें ऊष्मा स्रोत से जोड़ा जाता है जिससे इसका ताप स्थिर हो। तब इसमें हमारा ये काम करेगा पी वी इक्वल टू आर टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चूँकि टी यहाँ पे समतापी है तो इसलिए कांस्टेंट है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य ये हो जाएगा समतापीय। तो P इक्वल टू आर टी भी इंटू डी भी। इसका समाकलन करेंगे तो हमें हमारा रिजल्ट आता है ये समथिंग आर टी लॉग V1 टू V2। तो ये इसका समाकलन करेंगे तो ये आएगा लॉग V2 माइनस अपॉन V1। ये हमारा यहाँ से इस पोजीशन के लिए यहाँ से लेकर यहाँ से ये ए बी
सी डी। तो इस एरिया का क्षेत्रफल के लिए ये समीकरण है तथा इस पथ में किए गए कार्य इतने के बराबर होगा। अब हमारा सेकंड आता है ये बी से लेकर सी, इस पॉइंट तक आने में यहाँ पे ये P1, V1 और T1 है प्रारंभिक स्थिति। यहाँ पे P2, V2 तथा T1 है। क्योंकि ये समतापी प्रसार था तो यहाँ पे ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन आयतन और दाब में परिवर्तन है। आयतन बढ़ा है तथा दाब कम हुआ है। अब इसका रुद्धोष्म प्रसार करते हैं। रुद्धोष्म प्रसार करने पर रुद्धोष्म प्रसार करेंगे तो इसके लिए इस जो पिस्टन व सिलेंडर है इसे हम कुचालक के ऊपर रख देते हैं, जिससे इसका ऊष्मा का आदान प्रदान रुक जाता है। अब इसका प्रसार करेंगे तो इसमें आयतन बढ़ेगा, जिससे दाब कम होगा तथा आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी गैस के, जिससे कि उसका दाब भी कम होगा। तो यहाँ पे हमारा P1, V1 नहीं, ये P3, V3 और T2 होगा। तो इसके लिए रुद्धोष्म प्रक्रिया में हम जानते हैं V दी पावर गामा इक्वल टू K। तो इसके लिए कार्य इक्वल टू ये समाकलन V1 टू V2 नहीं, यहाँ पे V2 V3 होगा। P का मान रख सकते हैं हम, P का मान रख सकते हैं यहाँ से P इक्वल टू K अपॉन V दी पावर गामा। तो इसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं K अपॉन V दी पावर गामा इंटू डी वी। इसका समाकलन करेंगे तो ये हमें मिलेगा लगभग K V R माइनस V1 R नहीं, ये गामा है, ये होगा गामा -1। जहाँ यहाँ पे V1 का मान V2 से V3 तक, तो इसे हम अच्छे से लिख सकते हैं इस प्रकार K अपॉन गामा -1 इंटू V3 1 अपॉन V3 दी पावर गामा -1 माइनस 1 अपॉन V2 दी का पावर गामा -1। तो ये हमारा रुद्धोष्म प्रसार में कार्य की वैल्यू हो जाएगी इतने के बराबर। इस वाले क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक, ये इस वक्र से इस वक्र के बीच घिरे क्षेत्रफल का कार्य इतने के बराबर होगा। अब हमारा थर्ड आएगा समतापी संपीड़न। अब तक हमने प्रसार किया, अब हम समतापी संपीड़न करेंगे। तो इसके लिए समताप यानी कि ऊष्मा नियत होगी, इसके लिए हम वापस इसे सिंक से जोड़ देंगे, ताकि अंदर खींचने पर जब ऊष्मा बढ़ेगी या ताप बढ़ेगी तो ये ऊष्मा इसको सिंक को दे सके, जिससे इसका ताप नियत रह सके। तो समतापी में क्या होता है, ये फिर से इस प्रकार होगा और यहाँ पे इसका रिजल्ट चूँकि यहाँ पे कार्य किया जाएगा इसलिए माइनस होगा, गैस पे कार्य किया जा रहा है इसलिए ये होगा। आयतन यहाँ से V3 से V4 होगा, 4 P की वैल्यू यहाँ पे RT अपॉन V डी वी इक्वल टू ये हो जाएगा -RT log V4 अपॉन V3, या इसे हम लिख सकते हैं RT इंटू log V3 अपॉन V4। तो ये हमारा समतापी संपीड़न के लिए कार्य हो जाएगा। इन्हीं कार्यों को लेकर हम आगे कार्नोट इंजन की दक्षता में इस कार्यों का उपयोग करेंगे। तो इसे आप इन कार्यों को याद कर सकते हैं। अब चौथा हम देखेंगे, क्योंकि ये समतापी था तो यहाँ तक आने में इसका निर्देशांक जो हो जाएगा ऊष्मागतिकी निर्देशांक हो जाएगा P4 V4 T2। तो इसका ये हो जाएगा हमारा रुद्धोष्म संपीड़न।
रुद्धोष्म संपीड़न। तो ये फिर से इसी के बराबर हो जाएगा, जस्ट अपोजिट होगा इसका वैल्यू यह, चूँकि इसमें कार्य गैस पे किया जा रहा है तो ये इसके इक्वल ही होगा। इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, के अपॉन के नहीं 1 अपॉन गामा माइनस 1, ये हो जाता है हमारा R1 माइनस R2 नहीं R2 माइनस R1 हो जाता है। तो ये हमारा रुद्धोष्म प्रसार के लिए है। तो सेम इसी प्रकार इसे हम समाकलन करेंगे तो हमें इसके ठीक अपोजिट वैल्यू, रुद्धोष्म प्रसार के ठीक अपोजिट वैल्यू मिलती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।